इस तीसरे सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि पिछला सेशन फौज का था और फौज के लोगों को मैं जनरली ठोकना उचित नहीं लग रहा था। मैंने एक बार कहा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया। मेरे एक मित्र हैं और सुधांशु भी, मतलब हम 2-3 लोगों के उसमें मित्र हैं, राजीव त्यागी साहब। उन्होंने कुछ शेरो शायरी का एक लंबा उनको तजुर्बा है और उन्होंने एक इसके बारे में करीब 250-300 शेर भी बनाए हैं। उन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए, हर सेशन के लिए उन्होंने कुछ शेर भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि और सही बात है, उस शेर को पढ़ के ही उस कार्यक्रम में क्या है ये समझ में आ जाता है। हमारा ये सेशन है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना क्यों फेल हुआ मेक इन इंडिया। उन्होंने कहा है, हाथ तो काट दिए कूजा गरों के हमने, मोजिज़ों की वही उम्मीद मगर चाक से है। तो ये मैं इसलिए, मेरे 2 लोग ऐसे हैं जो इसको ठीक से समझते हैं, एक सिद्धू साहब और एक सुधांशु मणि जी। सिद्धू साहब, आपकी मैं कहिए तो बता दूं तो हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नहीं, उसके तर्जुमा के लिए आप ही के पास आ रहा हूँ। कुम्हार को बोलते हैं, तो कुम्हार के आपने हाथ काट दिए हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि चाक से अभी भी अच्छे वैसे ही बर्तन बन के निकले। ये इसका शेर का तर्जुमा होगा जी। मैं सिद्धू साहब, आप से इजाजत लेके मैं सुधांशु जी से सबसे पहले जी आपका ऑडियो कुछ आवाज दिक्कत है। मैं फिर से करता हूँ। मैं वो हाँ, अब मेरे ख्याल में आवाज अब ठीक है। आप ठीक है आवाज? जी 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 ओके। तो सुधांशु ने एक बड़ा काम ये किया था कि आज सुबह से शाम तक हम लोग सुनते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी रोज एक झंडी दिखाते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को, कभी एक साथ 2-2, कभी एक साथ 5-5। सुधांशु ने ये सपना बहुत पहले देखा और जब इनकी आखिरी पोस्टिंग रेलवे में, जब रिटायर होने से पहले इनकी आखिरी पोस्टिंग की बात आई, तो बाई चॉइस सुधांशु ने इंडियन कोच फैक्ट्री को चुना। और उस समय इनकी किताब भी उस पे माई 18 की, जो ट्रेन 18, इन्होंने T18 करके उस प्रोजेक्ट का नाम रखा। और जो वंदे भारत आज आप देख रहे हैं, ये सुधांशु का किया दिया है। कोई और देश होता तो शायद सुधांशु आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि यहाँ आके बैठे, लेकिन सुधांशु से मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ। सुधांशु, आपका इतना लंबा रेल का एक्सपीरियंस रहा। मैं रेल में मैं बहुत चलता था, लेकिन अब रेल को आपको केवल स्पीड चाहिए कि सुरक्षा? तो एक हमने देख लिया, सुरक्षा तो मतलब उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, सुरक्षा तो है आवश्यक, लेकिन रेल बहुत महंगी भी होती जा रही है। नाउ इट इज नॉट अ पुअर मैन्स मोड ऑफ कन्वेंस। आप गोरखपुर से लखनऊ चला दे रहे हैं। हमारे साथी कह रहे थे कि कौन चलेगा? नहीं, चलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो एक नीचे का, जो एक गरीब तबका है, उसके लिए रेल भी अब आउट ऑफ रीच होती जा रही है। मैं थोड़ा ओवरऑल वंदे भारत आपने कैसे देखा, और क्योंकि वो मेक इन इंडिया इन ट्रू सेंस, और दूसरा रेल क्या सस्ते आदमी के रीच से बाहर, मतलब गरीब आदमी के रीच से बाहर हो रही है? तो आनंद, आपने तो मेरा फेवरेट सवाल पूछा, तो मैं उस पे 2 मिनट बाद आता हूँ। थोड़ा सा, चूंकि जो सब्जेक्ट है उस पे थोड़ा सा जो मेरी समझ है, यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं वो उस पे बताएंगे, वो मैं अगर 2 मिनट बोल लूँ फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। शुरुआत मैं ये करूंगा कि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कोई किसी भी देश की डेवलपमेंट का बैकबोन है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है एक तरह से इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की एक प्री कंडीशन है। फिर ये इनेबल करेगी आपको टू बिकम अ ग्लोबल पावर, टू एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एक्सपैंड ट्रेड, कॉमर्स, और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज कर सकता है, विच इज इन एनी केस द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो हमारा कोविड के पहले मेरे ख्याल से अजय इस डेटा को करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ,
कोई 14-15% हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। कोविड के बाद थोड़ा गिरा और अभी 17% के पास पहुंचा है। और नहीं, ठीक है। अजय, मोरलेस यही है ना डेटा? हेलो, हाँ, या मोरलेस ओके, जी 15-16 के बीच में है जी। और ये गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड है, इन्होंने जो अभी उस पर आ रहा हूं मैं पॉलिसी में, इनकी उम्मीद थी कि ये 2025-26 तक 25% हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। अब मेक इन इंडिया की शुरुआत ये हुई थी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग हब तो कोई भी देश देखिए बन सकता है अगर वो तमाम इंसेंटिव पैदा करे, लेकिन उसके लिए और बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। सिर्फ एक आपको इंसेंटिव देने से नहीं होता, आपको लॉजिस्टिक्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है, रोड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, आपके जो रेगुलेशन सिस्टम्स हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, लेबर, बहुत सी चीजें और हैं। और ऐसा कोई मेक इन इंडिया में कोई बड़ा काम हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कोविड के बाद इन्होंने आत्मनिर्भर भारत में कुछ स्कीम जरूर लाई। एक तो इन्होंने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को रिडिफाइन किया, और अब देखिए जो कहाँ कुछ 5-10 करोड़ तक होता था, अब तो आपकी माइक्रो जो है वो 5 करोड़ तक की है एनुअल टर्नओवर, स्मॉल है 50 करोड़ तक, और मीडियम 250 करोड़ तक। तो मेरे को इंडस्ट्री से बात करके जो समझ में आता है कि ये करने से, हालांकि इंडस्ट्री ने ही मांग की थी, ऐसा कुछ हो गया है कि इसका बेनिफिट भी अब सब ये मीडियम इंडस्ट्रीज जो है वो ले जा रही हैं, और माइक्रो का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको चाइना का एग्जांपल दूं। चाइना में कोई 4.5 करोड़ स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का 80% एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से आता है, और वो इतना बड़ा रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, और हम लोग की भी इस तरफ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये शायद रीडिफाइन करना होगा, या माइक्रो सेक्टर जो कि जान है उस पर ज्यादा इंसेंटिव की जरूरत है, उतना ध्यान उस तरफ नहीं है। और दूसरा एक मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने स्कीम शुरू की थी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव की, जिसमें अगर जो आपका इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन हो उसमें कुछ इंसेंटिव आपके पास मिल जाता था। अगर आपने लोन लिया है तो वो प्रिंसिपल से ही डिडक्ट हो जाता था, एंड सो ऑन। और इसका बेनिफिट हुआ है। आज 95% मोबाइल फोन जो इंडिया में बिकते हैं, शायद 95% इंडिया में ही बनते हैं, या 1-2% शायद इधर उधर हो। लेकिन बहुत सी और चीजें हैं जो इसके जब इन्होंने और सेक्टर में इसको एक्सटेंड किया, तो ये लार्जली ये हुआ है गुड इंटेंशंस बट बैड अप्रोच। मतलब फॉर द स्कीम टू डिलीवर पॉजिटिव रिजल्ट्स, बहुत से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं पॉलिसी डिजाइन में, इकोनॉमिक सिस्टम में, जो देखने हैं। और जैसे एक इनकी इम्पावर्ड कमिटी है, वो डिसाइड करती है कि कहाँ जाएगा इंक्रीमेंट, और वो बड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। तो ये तमाम चीजें हैं जो अगर होंगी और सही इंटेंशन से होंगी, तभी हम कोई 25% के आसपास पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनको सुनना चाहूंगा इस सब्जेक्ट पे। अब आपके सब्जेक्ट पे आ जाऊं तो ये बड़ा आपने ऐसा सवाल पूछा है जिसकी बात जब मैं करता हूं तो लोग कभी कभी कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल सी बात करता है। देखिए, ये ट्रेन हम लोग ने बनाई जरूर, और वो लिहाजा एयर ट्रैवल से compete करे 500 किलोमीटर तक इस इरादे से, एक हाई एंड ट्रैफिक के लिए, और ट्रैवल टाइम अच्छा खासा कट डाउन हो। एक दिल्ली भोपाल का एग्जांपल लेके, चूंकि उसको देखते हुए हम लोग डिजाइन की थी कि अभी 7.5 घंटे लगते हैं, तो ये 6-6.25 घंटे में पहुंचाए, तो आदमी शायद जो जहाज से जाता है वो भी शायद इससे जाने का सोचे। तो अब इन्होंने भोपाल में जब चलाई भी है तो मेरे ख्याल से आधा घंटा ही बच रहा है, और क्योंकि ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। और बाकी जगह इसकी विजिबिलिटी अब इतनी पसंद आ गई है लोगों को कि ये इनडिस्क्रिमिनेटली इसको लगाए जा रहे हैं। जो ट्रेन का जो 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 इसका कोर है वो लूज आउट हो रहा है। महंगी ट्रेन है, ये कोई सस्ती ट्रेन नहीं है, और इसका किराया लिहाजा 20% ज्यादा रखना है। तो ये अभी विजिबिलिटी है, लोगों को पसंद आ रही है, नोइंग जो चल रहा है उसको भी अच्छी लग रही है, लेकिन इसके पीछे जो स्पिरिट है जो आपने पूछा, वो इट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ऑल्दो आई वॉज द क्रिएटर ऑफ दिस लग्जरी सो कॉल्ड हायर एंड ट्रेन, पर देखिए अमृत काल में है हम लोग। अमृत काल से पहले देश को डेवलप्ड देश होना है। चलिए ऐसा मान के चलते हैं, और मैं तो कहूंगा कि माना जाए, होना है या नहीं होना है ये सवाल ना करते हुए,
2047 से पहले इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री होना है। तो क्या डेवलप्ड कंट्री में भारत के जो मूल तो सब है, जो कॉमन मैन है वो क्या उस तरह ट्रैवल करेगा जैसे आज करता है? आज आप अगर देखें तो लोअर एंड ट्रैवल बस एक तरह से समझिए कि उसमें ट्रैवल का कंफर्ट जीरो है। बस एक तरह से आपको बोरी की तरह जनरल कंपार्टमेंट में आपको लाद दिया जाता है और आप किसी तरह से वहां खड़े बैठे या जैसे भी हो पहुंच जाते हैं। ये निशानी किसी मीडियम लेवल कंट्री में भी नहीं मिलेगी, डेवलप कंट्री तो दूर। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मेरे हिसाब से आप ये वंदे भारत ट्रेन चलाइए, पैसा कमाइए, थोड़ा पैसेंजर ट्रैफिक से बेटर रेवेन्यू आए, लेकिन कॉमन मैन के लिए क्या सोचा है आपने? मैं तो ये कहता हूं कि कुछ लोगों को छोड़ के जो एयर कंडीशन ट्रेन में नहीं ट्रैवल कर सकते किसी वजह से, वो हर ट्रेन में एक दो ऐसे छोड़ के बाकी सब ट्रेन एयर कंडीशन होनी चाहिए। हर आदमी, भारत का हर नागरिक जो किराया भी दे रहा है उस पर एयर कंडीशन में चलना चाहिए। ठीक है, आज उसकी जेब में उतना पैसा नहीं है, पर अगर आप डेवलप्ड होने वाले हैं तो उसकी जेब में 3 गुना 4 गुना पैसा आने वाला है, ये मानना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी आज से करिए। तो कॉमन मैन की ट्रेन्स के लिए कोई काम होता हम मुझे भी नहीं दिख रहा है, जबकि होना चाहिए। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि ये ठीक है, वंदे भारत चलाइए आप जरूर, मेरे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन जो कॉमन मैन के लिए ट्रेन्स हैं वो उस पर ध्यान दीजिए। और हर चीज को वंदे भारत से मत रिलेट करिए। आपने अनाउंस करिए वंदे साधारण चलाएंगे, वंदे साधारण यानी नॉन एसी वंदे भारत। तो आपने मान लिया कि हमारे जो देश के और नागरिक हैं वो एयर कंडीशन में चल ही नहीं सकते, और उसको क्या हमारे पास अभी जो ट्रेन है उसमें एक्सपैंड करके आप उनको बेटर फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं? मेरे हिसाब से दे सकते हैं। क्रैम्प्ड हो सकता है, लेकिन हर आदमी को बैठा के या सुला के तो आप ले जा सकते हैं, खड़े क्यों जाए? ये इस पे कोई ध्यान होता खास मुझे नहीं दिखता, और ये एक दुखती रग है। आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं, मेरे ख्याल से इस पे और काम होना चाहिए। जी जी जी, मैं सिद्धू साहब आपके पास सीधे आ जा रहा हूं। सिद्धू साहब, हम लोगों में सबसे एक्सपीरियंस, ट्रेड यूनियन का एक लंबा एक्सपीरियंस, 10-12 करोड़ लोगों को एक तरह से उनकी आवाज। मैं सिद्धू साहब एक चीज पूछ रहा हूं, बहुत बेसिक सी। आज देश में सर्विस सेक्टर और कृषि तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग गिर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग गिरने का सीधा असर रोजगार पर पड़ता है। अब वो हम लोग खुश हो रहे हैं कि हमारा इतना हो गया, जीडीपी इतनी हो गई, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि मूल इस देश की पहली चीज है रोजगार? उसके बाद उस रोजगार देने के बाद आप उसमें से कितना किस सेक्टर में, थोड़ा मैं इस पे जानना चाहूंगा कि हमारा फोकस ही हट गया है मैन्युफैक्चरिंग से। उधर चीन जो है वो सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे उसका फोकस है। सिद्धू साहब, इसमें आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया इस ऐसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर अपनी बात को रखने के लिए। क्योंकि इस गवर्नमेंट का जो सिद्धू साहब थोड़ा बीच में कर लीजिएगा। सिद्धू साहब आप थोड़ा बीच में हो जाइए, एक कॉर्नर में आ रहे हैं कैमरा, या तो थोड़ा घुमा लीजिए। हाँ, बस हो गया करेक्ट, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रखा है और उसमें हमारे को मौका दिया अपनी बात को रखने का। देखिए, आज की तारीख में मेरे ख्याल से देश की आज़ादी के बाद हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, और वो गवर्नमेंट का कोई एजेंडा नहीं है कि लोगों को जॉब देना, जॉब क्रिएशन करना, डिसेंट जॉब क्रिएशन होना, पॉवर्टी रिमूव हो, चाइल्ड लेबर रिमूव हो। ये एक यूएन असेंबली में कमिटमेंट है इनकी, 2030 तक जो है देश के अंदर से गुर्बत हट जाएगी, हर आदमी के हाथ में बहुत अच्छा काम आ जाएगा, अच्छा वेतन मिलेगा। ये एक नारे हैं, स्लोगन है, परंतु गवर्नमेंट का एजेंडा ही नहीं है अच्छी जॉब देने का। जो अच्छी जॉब है उनको गवर्नमेंट के एजेंडे के मुताबिक कन्वर्ट कर रहे हैं इंडिसेंट जॉब में। जितना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर था उनको इन्होंने ऑलरेडी इनके एजेंडे के आइटम में है कि वो सारा का सारा ये कन्वर्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की तरफ को। और प्राइवेटाइजेशन 93% इनफॉर्मल सेक्टर है, जहां पर इन्होंने लेबर लॉज को रिफॉर्म कर दिया। लेबर लॉज को रिफॉर्म क्या किया, उसको स्क्रैप कर दिया। जो लेबर प्रोटेक्शन प्रोविजन थे उनको रिमूव करके सारे के सारे प्रोविजन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर कर दिए हैं उसमें। और इवन जो एक वर्कर के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की बात है, चाहे उसका आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वहाँ पर मिनिमम वेज है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन की बात है, वो इंस्पेक्शन खत्म कर दिए इन्होंने। जो आईएलओ का कन्वेंशन 81 है उसको इन्होंने रेटिफाई किया हुआ है, परंतु उसको इन्होंने इतना माइल्ड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया है कि कोई भी इंस्पेक्टर किसी फैक्ट्री में बिना परमिशन के, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की परमिशन के बगैर किसी फैक्ट्री में इंस्पेक्ट ही नहीं कर सकता। कोई इंस्पेक्टर अपनी
जो यास्टिक ड्यूटीज डिफाइंड है वो करने से इन्होंने मना कर दिया है। तो इन्होंने सिर्फ सब एम्प्लॉयर को 93% इनफॉर्मल सेक्टर में ये कह दिया कि आप अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑनलाइन भेज दिया करें कि आप सारे लेबर लॉज को इंश्योर कर रहे हैं। बाकी वहाँ 12 घंटे नौकरी लें, 14 घंटे नौकरी लें, 8,000 रुपये सैलरी दें या 12,000 रुपये सैलरी दें, और आदमी कितना उसके ऊपर वर्कलोड लादा हुआ है, उसकी हेल्थ का क्या ख्याल है, किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, ये गवर्नमेंट का कोई एजेंडा ही नहीं है। गवर्नमेंट का एजेंडा ये है कि इनको बंधुआ मजदूर की तरह काम लो, फोर्स लेबर की तरह काम लो, और पैसे मालिक दे या न दे उसकी कंप्लेंट भी नहीं आनी चाहिए। अभी पूरा का पूरा लेबर मिनिस्ट्री जो है वो बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है, और कोई भी जो उसकी ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, सिर्फ इस वजह से जैसे हमारे सुधांशु जी बोल रहे हैं कि 25 अमृत काल है और 45 तक हम डेवलप कंट्रीज हो जाएंगे। ये हो जाएंगे, चंद आदमी जरूर हो सकते हैं कि वो वर्ल्ड के अंदर कम्पीट कर रहे हैं, रिचेस्ट मैन बन गए, मुकेश अंबानी बन गए और गौतम अडानी बन गए। वो चंद आदमियों के हाथ में सारा जितना भी पावर है वो इस गवर्नमेंट दे रही है, खुद दे रही है, पॉलिसी ऐसी बना रही है। परंतु दूसरे एम्प्लॉय, अगर आप भारतीय रेलवे से, मैंने भी 40-45 साल अभी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सारा का सारा काम ये मोर देन 40-45% इन्होंने ऑफलोड कर दिया। गवर्नमेंट ने पहली दफा ये गवर्नमेंट देखी है जिसने इंडियन रेलवे को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से कन्वर्ट करके ओपनली कह दिया कि कमर्शियल यूटिलाइजेशन है। इससे जितना पैसा कमाया जाए वो पैसा कमाओ, और पैसेंजर की जो अभी वंदे भारत है बहुत अच्छी बात है, लोगों को जिनके पास पैसा है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ऐसा दे, परंतु ट्रैक को कौन मेंटेन करेगा? आज ऐसी दुर्दशा है ट्रैक की कि हमारा गैंगमैन जो है वो हाईएस्ट डेथ है उसकी ऑन ड्यूटी। इंडिया के अंदर किसी भी सेक्टर में इतनी डेथ नहीं होती जो इंडियन रेलवे में हमारा गैंगमैन रन ओवर हो रहा है मेंटेनेंस करते हुए, और उसको ब्लॉक ही नहीं मिलता इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कि वो मेंटेन करे। अल्टीमेटली अभी तो एक एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ है, ऐसे कई एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं बहुत जबरदस्त, क्योंकि हमारे उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है, एजेंडा ही नहीं है गवर्नमेंट का कि भाई जिसके ऊपर इतनी गाड़ियां हम दौड़ा रहे हैं 25,000 गाड़ी रोजाना, उसको चलाने वाला कौन होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? ऐसे पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर महारत्ना सारे दम तोड़ रहे हैं। बीएचईएल लॉस में चला गया है जो एक महारत्ना था। आप स्टील का हाल देखिए, स्टील लॉस में जा रहा है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का प्रॉफिट मेकिंग जितने भी सेक्टर हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में मल्टीनेशनल को दे रहे हैं, ये मल्टीनेशनल को रेड कार्पेट पर ला रहे हैं, और उनका इंस्पेक्शन कोई नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होगी। तो ये डेवलपमेंट का फार्मूला क्या है कि जो मेजोरिटी ऑफ दी सिटीजन है उसके पास उसका कोई भी शेयर ना जाए, चंद आदमी उसको लूट कर ले जाएं। आप जो मल्टीनेशनल आए भी हुए हैं, मैं मारुति का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं वहां यूनियन करता हूं, वहां पर वो मेरे ख्याल से मोर देन 50% काम कॉन्ट्रैक्ट पे कराते हैं या सप्लाई चेन से कराते हैं, और मैक्सिमम मैन्युफैक्चर कार जो इंडिया की है मारुति की, वो 80% बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और बिना रोक टोक के अपने वहां पर ले जा रहा है। 8,000, 10,000, 12,000 के एम्प्लॉय को, मेन जो रेगुलर एम्प्लॉय है जिसकी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी है, उसके बराबर मैन्युफैक्चरिंग ले रहा है, और उसको वर्कर का बेनिफिट देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है उसके पास। गवर्नमेंट पूरी ताकत लगाती है ऐसी मल्टीनेशनल को पालने के लिए। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि देश का डेवलपमेंट जो है कैसे हम कंपीट करेंगे दूसरे डेवलप कंट्रीज के साथ। मुझे नहीं लगता कि भी इस हालात के अंदर जहां पर हमारा 80-82 करोड़ को 2 टाइम का खाना दे रही है गवर्नमेंट पिछले 5-6 साल से, हर टीवी के अंदर हर नेता बोलता है कि जब 82 करोड़ को खाना दे रहे हैं। 140 करोड़ में से 82 करोड़ अगर 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते हैं तो वो, मैं तो कहता हूँ ये 1000 साल तक नहीं डेवलप हो सकते हैं। कैसे होंगे जब देश के अंदर लोगों के पास काम नहीं है, और जिनके पास काम है वो बंधुआ मजदूर हैं, 8,000, 10,000 से ज्यादा सैलरी नहीं देते हैं, कोई गवर्नमेंट मशीनरी इसको चेक नहीं करती है, यहाँ पर आवाज उठाओ इसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं मिलता है। और इस तरीके से कि भी आप हड़ताल भी नहीं कर पाओगे, अपनी आवाज भी नहीं उठा पाओगे। हड़ताल करोगे तो यूनियन का जो अभी इन्होंने अमेंडमेंट करी है उसके ऊपर मैं डिटेल में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, परंतु जो आपका सब्जेक्ट है, आप जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सपने दिखा रहे हैं और अभी 15% कंट्रीब्यूशन बताते हैं जीडीपी का, और कहते हैं कि ये 25%, 30%, 40% तक जाएगा, वो अगर आप उनका सारा प्रॉफिट जो है वो चंद आदमियों के हाथ में जा रहा है, ओपनली जा रहा है, दुनिया को मालूम है इस चीज के बारे में, और जो मेजोरिटी लोग बाग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के डेवलपमेंट के लिए, उसके पास उसका शेयर जा ही नहीं रहा, उसको बंधुआ मजदूर बना रहे हैं।
तो ये कैसा डेवलपमेंट हो रहा है देश के अंदर, ये दुनिया देख रही है। मैं तो बीइंग ए ट्रेड यूनियन लीडर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारे देश का जो कामगार है उसके बिल्कुल हितों की रक्षा जो अंग्रेजों के टाइम में जो बदतर हालत थी उससे भी नीचे जाकर जाने की हालत हो गई है इस वक्त। ये आलम इन्होंने बना दिया इसका, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। जितने इन्होंने हमारे लेबर लॉज रिफॉर्म्स किए हैं या अमेंडमेंट किए या उनको डिलीट किए हैं, उनके पास जवाब कुछ नहीं है, परंतु वो चुप करके सुनते रहते हैं। तो इस हालात के अंदर देश का कामगार कब तक ऐसी इस चीज को बर्दाश्त करेगा, जो मेरे ख्याल से डायरेक्टली देश के डेवलपमेंट के लिए आगे आने वाले टाइम में इतना जबरदस्त धक्का लगेगा इस गवर्नमेंट को, जो संभाल नहीं पाएगी अभी जो माहौल जिसमें चल रहे हैं। जी थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। हिमांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप चीजों को एज अ जर्नलिस्ट आप एक उस ढंग से रखेंगे जो दर्शक को समझ में ज्यादा है। एक तो यह है कि अब नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात ही करना बंद कर दिए। उस शेर को उन्होंने कहीं जंगल में छोड़ दिया, वो दिखता भी नहीं है शेर कहां गया। दूसरा, मैं एक बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं, पिछले 5 सालों में भारत की 5 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी या तो फैक्ट्री बंद कर दी है या प्रोडक्शन को उन्होंने कंटेन किया है। जो जनरल मोटर्स हैं, हार्ले डेविडसन हैं, यूएम मोटर्स हैं, सब ऑपरेशन बहुत जगह के बंद हो रहे हैं। और एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, मैं इस पे जरा समझना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग क्या बिल्कुल भूल गए हैं और केवल सर्विस सेक्टर और कृषि के ऊपर लग गए हैं कि कुछ इसको किया जाए? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका कि क्या ये हम भूल चुके हैं या उस दिशा में काम हो रहा है। एक सवाल जो मुझे नहीं पूछा गया था, वंदे भारत को लेके कहा था, तो उसके बारे में एक बात करना चाहूंगा। देखिए, आप जब किसी चीज को प्राइवेटाइज करना चाहते हो ना, तब आप एक उसमें से चीपर ऑप्शन निकाल के आप एक जिसको बोले एक ऐसा ऑप्शन लाते हो जहां पे रेवेन्यू मॉडलिंग दिखता है। अब जैसे मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूं, हालांकि मैं एक एविड बाइकर हूं, छोटे छोटे डिस्टेंसेस में बाइक लेके जाता हूं 500 किलोमीटर तक, लेकिन मैं कभी कभार ट्रेन से भी चला जाता हूं। तो मेरी ज्यादातर यात्राएं राजकोट से अहमदाबाद या राजकोट से द्वारका के बीच रहती है। तो अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो ट्रेन जो अवेलेबल पहले थी और आज थी, उसमें बिल्कुल मतलब एक संख्या घटी है। तो जैसे सुधांशु जी ने कहा कि हमको मिडिल क्लास और ये जो लोअर बॉटम क्लास है उसके लिए कैसी ट्रेन किस तरीके से लाए गए, उसका किया जाएगा, उसका करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस इसलिए करना चाहिए कि एक ट्रेन चलती थी पालनपुर से गांधीधाम, उसमें कुछ किराया 20 रुपये था। बाद में वो ट्रेन अचानक से बंद हो गई, तो लोगों ने मतलब रूरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में आना शुरू कर दिया, जहां पे वो किराया कुछ देते थे 70 या 80 रुपया। बाद में फिर से वो ट्रेन शुरू हुई प्राइवेट किसी कंपनी के उसके साथ उस तरीके से करके, और कुछ बात आ रही थी कि ट्रेन दी जाएगी किसी कॉर्पोरेट घराने को जो कच्छ में मतलब जिनका है और रेलवे का उनका मतलब इंटरेस्ट है। तो तब जो किराया है वो बढ़ा दिया गया, 40 रुपया कर दिया। तो लोगों को ये लगा कि चलिए 70-80 रुपीज जो हम दे रहे थे उससे तो अच्छा है 40 रुपए में मिल रहा है। तो जो बात आ रही है कि आने वाले दिनों में लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी, उसका आप अभी से उसका मतलब एक हैबिट आप डाल रहे हैं, पहली बात ये। और कल को अगर आपको ये प्राइवेटाइज करना है तो आपको उसको प्रॉफिट मेकिंग दिखाना पड़ेगा। आपको एक प्रीमियम क्लास उसमें जा रहा है और वो पैसा देने में उसको प्रॉब्लम नहीं ये रहेगा। हालांकि जब ये डिस्कशन चल रही थी तो आपके कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था किसी व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि ठीक है आपने टाइम कट कर दिया, लेकिन मिडिल क्लास ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये बात सही है। मैं लास्ट आप दिल्ली था, आपको फोन किया था मैंने, आपको पता हो आप लखनऊ में थे। तो दिल्ली मुझे जब आना था, मैंने जब ट्रेन के ऑप्शन स्टडी किए और प्लेन के ऑप्शन स्टडी किए, तो फ्लाइट की टिकट मुझे 200 रुपया कम भाव पे मिल रही थी। और दिल्ली का जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है अहमदाबाद से दिल्ली का, वो बिल्कुल घट जाता था, क्योंकि मैं शाम को यहां से बैठता था, मैं सुबह वहां पे उतरता, किसी होटल में चेक इन होना पड़ता, वो भी पैसा भरना पड़ता। लेकिन ये मैं अर्ली फ्लाइट से आया, लास्ट फ्लाइट से चला गया और मेरा 400 रुपया इस तरीके से बच गया। अगर मैं 3 टियर एसी लेता हूं, अगर 2 टियर एसी लेता था तो 2000 रुपया फर्क पड़ता था। तो मुझे ये लगता है ये कंजम्पशन डालने की बात है। आपका फ्लाइट से ट्रैवल कीजिए, फ्लाइट का आपका डेटा ऐसे आएगा फ्लाइट पैसेंजर्स का, तो आप बता पाएंगे कि कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है, ताकि सिस्को, ये माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियां आए यहाँ पे, पहली बात। तो मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं हुआ ऐसा नहीं है। PLI स्कीम्स बहुत सारी डिक्लेयर हुई है, लेकिन ग्राउंड पे क्या इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है। मैं पिछले से पिछले वीक में एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसके प्रीमाइसेस पे था। तो जिस तरीके से फेम 1 स्कीम से लेके फेम 2 में चले गए, तो अभी फिलहाल जो डिमांड होनी चाहिए मार्केट में वो अचानक फ्रीज हो चुकी है, क्योंकि आपने जो सब्सिडी या जो आप दे रहे थे फेम 1 में, वो आपने काट के 15% पे लेके आए हो, तो अचानक से डिमांड फ्रीज हो चुकी है।
तो अब जिसने अपने मतलब फैक्ट्री में जो ट्रेन्स या जो मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से पूरा फर्क किया है फेम 1 को लेके, वो सडनली अभी फेम 2 में मतलब उसका कारखाना जो वो 2 शिफ्ट में चला रहा था या 1 शिफ्ट में फुल्ली चला रहा था, वो 1 शिफ्ट में आधा चला रहा है। उसके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कम हो गए। यही हाल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है सानंद में, ये उसमें भी यही हाल कि जिस गति से कंपनियां वहां पे आई, टाटा ने देखिए अब कितना फ्लक्चुएशन किया। टाटा ने पहला टाटा नैनो बनाने का प्लान किया, बाद में टाटा ईगोर बनाई, अभी वहां से ईवी मैन्युफैक्चरिंग होता है। प्यूजो है नहीं वहां पे, फोर्ड निकल चुका है। जनरल मोटर्स उसी तरीके से मतलब वो निकल के मॉरिस गैरेजेस वहां पे, अगर मॉरिस गैरेजेस भी कोई भारतीय कंपनी लेने वाली है, ऐसी बात आ रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्शन हुआ है वो बिल्कुल एक लेवल पे दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट बिल्डिंग। मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत या ये सब, वो एक जिसको बोले एक सेंटिमेंट बिल्डअप कर रहा है। लेकिन आप जब फाइन प्रिंट पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है एज अ बिजनेसमैन, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट के ये कितना वायबल है, कितना वायबल नहीं है। कल को अगर मतलब फेम 1 फेम 2 इज अ क्लासिक एग्जांपल कि अगर आपकी पॉलिसीज चेंज होती है गवर्नमेंट की तो किस दिशा में ये सब जाएगा। और सडनली ये पॉलिसीज क्यों आपने चेंज कर दी? सबसे पहला सवाल, इसका कोई जवाब नहीं है। हर जगह पे आया फेम 1 से फेम 2, लेकिन फेम 1 से फेम 2 का माइग्रेशन का रीजनिंग वो कहीं पे नहीं दिया गया है। क्या गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मतलब डिमांड है वो बढ़ने वाली है और सामने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है, और ये शायद गवर्नमेंट इस लेवल पे अभी नहीं है कि उसको एड्रेस कर पाएगी, इसीलिए हुआ? इसका कोई रीजनिंग कहीं पे भी अवेलेबल नहीं, पहली बात। दूसरा, जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, खास करके जो जुगाड़ू एग्रीकल्चर नहीं मैन्युफैक्चरिंग, खास करके जो जुगाड़ू मैन्युफैक्चरिंग है हमारे यहाँ पे सौराष्ट्र में एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट में आप मतलब राजकोट से या भावनगर वाले रास्ते से कहीं से भी आप अमरेली की तरफ जाइए, रास्ते में आपको बहुत सारे गैरेजेस मिलेंगे। वो लोग रॉयल एनफील्ड को मॉडिफाई करके उसको एक मिनी ट्रैक्टर का स्वरूप दे रहे हैं, एक टिलर का, एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का। लेकिन जब आप टाटा नैनो जैसी कंपनी को इतनी बड़ी जमीन दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं, तो उस इलाके में ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको क्यों आप एक मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग की जगह दे के ये बना के, और ये ऐसा इक्विपमेंट है, मतलब ये ऐसे छोटे टिलर्स बना है कि 200 रुपए के डीजल में आज अगर कोई स्मॉल लैंड होल्डिंग वाला फार्मर है तो एक रात में वो अपना पूरा मतलब फार्म लैंड टिल कर सकता है। बारिश, उसको पता चल जाता है बारिश के जब बादल जमते हैं तो 200 रुपए के डीजल में वो मतलब पूरा का पूरा अपना फार्म लैंड टिल कर सकता है। यही इक्विपमेंट्स क्लाइमेट चेंज के जमाने में आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, पूरी दुनिया में जाएगा। लेकिन ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। बहुत ही महत्व की जो बात मैं अब करने जा रहा हूं वो ये है कि आपने मेक इन इंडिया ये सब किया टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट इंटरनली आपके देश में, भारत देश में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स है जिसकी वजह से आज जो शहर बने हैं वो बने हैं। आज आप देख लीजिए कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में इत्र बनाता है, तो क्या आप उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह लाके उसका प्रोडक्शन बढ़ा के उसको एक मतलब परफ्यूमरी की दुनिया में, यूरोप वगैरह में ले जा सकते थे या नहीं ले जाता? क्यों इस दिशा में काम नहीं हुआ है? आपके मतलब साउथ में तिरुपुर है जैसे, तो तिरुपुर की जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में चर्चा हुई थी आई थिंक रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच, राजस्थान में उस खेत के मतलब उस घर की छत के ऊपर क्या हालात है। वही चीज आप देख लीजिए गुजरात में, एक क्लस्टर जो आज धमाके से काम कर रहा है वो मोरबी सिरामिक क्लस्टर है, क्योंकि वहां पे बिल्डिंग मटेरियल, स्टाइल्स वगैरह, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से गैस वहां पे मुहैया कराई, हालांकि गैस भी कंपैरेटिवली कॉस्टली थी। पहले जब कहा गया था कि गैस आपको मिलेगी वो एलपीजी से कम दाम पे मिलेगी, लेकिन एलपीजी जब आप 1 किलो जलाते हैं उसकी जो आपको कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है उसके मुकाबले पीएनजी गैस आपको 1.5 किलो जलाना था, तो वही कॉस्टिंग बैठती थी। लेकिन मोरबी वाले मतलब ऐसे है कि वो जिसको बोले कि नेचुरल कैलामिटीज के सामने भी खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने ये रिस्क लिया और आज मोरबी चाइना को टक्कर देने जा रहा है। लेकिन हर बार गैस की भाव बढ़ती है और जो कंपोनेंट है उसके कॉस्टिंग में एनर्जी का वो इतना बड़ा है कि उसके ऊपर आप निगोशिएट नहीं कर पाते और इंटरनेशनल मार्केट में आप नहीं खड़े पाते। तो मुझे लगता है ये सब पॉलिसीज, क्लस्टर्स को कैसे खड़ा करना, राजकोट जैसे डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग का हब है, जामनगर जैसे ब्रास पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का हब है, फिर सूरत में आज एम्ब्रॉयडरी की हालत आप देख लीजिए। डायमंड जो है, डायमंड हालांकि एक लग्जरी प्रोडक्ट है, उसमें वर्ल्ड में कहीं पे भी मंदी आती है तो उसका कंजम्पशन डाउन होता है, लेकिन आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड डायमंड्स। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो क्लस्टर सेंट्रिक अप्रोच जो होना चाहिए
GIDCs आज है, समझ लीजिए। उसमें जैसे सुधांशु जी ने कहा कि माइक्रो अगर होता है तो 5 करोड़ के आसपास, तो उस लेवल का कैपिटल लगाने के बाद हर कोई एक्सपोर्ट नहीं करने वाला, वो देखेगा इंटरनल कंजम्पशन, इंटरनल डिमांड। तो क्या इंटरनल कंजम्पशन, इंटरनल डिमांड हम रिवाइव कर पाए? वो इसलिए नहीं रिवाइव कर पाए क्योंकि जॉब्स नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। तो मुझे लगता है डिस्पोजेबल इनकम, मतलब आपके माध्यम के जरिए मैं ये कहना चाहूंगा, एक सोल्यूशन, आज इतना बड़ा पैनल है यहाँ पे, और लेबर लॉस तो एक अलग ही मुद्दा है, उसके ऊपर तो एक मतलब एक ये बात खत्म करके मैं करूंगा। डिस्पोजेबल इनकम नहीं है तो आप ये सोचिए आप कैसे करेंगे। हर एक बंदा अगर 35 रुपए की ब्रेड भी खरीदता है, या बिस्किट के पैकेट खरीदता है, या शैम्पू खरीदता है, या साबुन खरीदता है, वो कहीं ना कहीं GST दे रहा है। ऐसा पहला मुल्क होगा, ऐसा पहला कंट्री होगा जहां खर्चे पे भी टैक्स है और इनकम पे भी टैक्स। तो एटलीस्ट खर्चे पे जो टैक्स वाला कंपोनेंट है उसमें से आप एक परसेंटेज ले लीजिए एज अ गवर्नमेंट, नो डाउट अबाउट दैट, बट बाकी का उसको मतलब एक क्रेडिट कहीं पे यूज कर सके क्योंकि बिजनेस वाले GST के जरिए क्रेडिट ले लेते हैं, तभी आपका जो डेटा आ रहा है कि टॉप क्लास इतना GST पे नहीं कर रहा है, हालांकि वो पे कर रहा है लेकिन वो क्रेडिट ले रहा है। जबकि मिडिल क्लास और लोअर बॉटम क्लास, अगर कोई लेबर साइड पे बच्चा रो रहा है और उसको वो 5 रुपए का बिस्किट देता है तो उसके ऊपर भी GST पे कर रहा है। तो ऐसे कुछ सिस्टम लाइए जिसमें भले आप मतलब 18% GST, स्टेट GST और CGST 9% ले रहे हैं, उसमें से आप 1% निकाल दीजिए, 8% वापस दे दीजिए, 2% निकाल के 7% वापस दे दीजिए। वो कंजम्पशन उनको बोलिए करे आपके रेलवेज में, आपकी स्टेट कॉर्पोरेशन की बसेस में, आपके रूरल ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स में, आपके अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स में, आपके मेट्रो के पासेस में, आपकी सिटी बस की टिकट्स में। ऑटोमेटिकली पब्लिक GST वाले बिल मांगेंगी, शाम को आके पूरा एक आप सिस्टम बना दीजिए जिसमें वो डाल दे, उसका मोबाइल नंबर और आधार लिंक्ड है, आप कनेक्ट करवा दीजिए। देखिए इकोनॉमी कैसी दौड़ना शुरू हो जाएगी और आपका एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो टैक्स नेट के नीचे आ जाएगा। मतलब जो पानी पूरी अगर कोई खाता है 10 रुपए की तो उसके ऊपर बिल्कुल वो GST नहीं भरने वाला है। लेकिन छोटे छोटे पैकेज फूड के जितने भी कंजम्पशन, आज टमाटर के भाव क्यों इतने बड़े हैं? क्योंकि टमाटर के भाव के बदले आप प्यूरी यूज करेंगे, तो प्यूरी में गवर्नमेंट को प्यूरी पैकेज दे तो उसमें GST मिलता है। वैसे ही अदरक की पेस्ट है तो आप अदरक का भाव इतना बढ़ जाता है तो आप अदरक की प्यूरी यूज करेंगे तो उसके ऊपर GST है पैकेज में। तो अगर ये इस तरीके से आप लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा है मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा आपका, और आप उसमें मिडिल क्लास को कुछ ऐसी क्रेडिट दीजिए जो गवर्नमेंट सिस्टम में यूज कर सके, तो आपको भी पता चलेगा कि कितना गवर्नमेंट कंजम्पशन हो रहा है। लाइक मेरे सामने आज 2 ट्रेन का मैं डेटा आपको दे रहा हूं द्वारका जाने के लिए। एक ट्रेन रात को 3 बजे यहां से चलती है, उसमें स्लीपर क्लास का किराया 170 रुपीज है, और दूसरी ट्रेन है जो अहमदाबाद से ओखा द्वारका के लिए चलती है, उसमें स्लीपर क्लास का किराया 450 रुपीज है, और जो 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 170 स्लीपर क्लास वाली ट्रेन है उसमें 3 टियर का किराया 515 रुपया है। तो आप AC वाला किराया स्लीपर क्लास में उस ट्रेन में ले रहे हैं और उसमें एक AC क्लास है 3 टियर, उसमें 1100 रुपया किराया है। तो कौन जाएगा ऐसे ऐसे? मतलब जब आपको मेरे को 1 घंटे के डिफरेंस पे अगर ऐसी ट्रेन मिलती है जिसका ट्रैवलिंग टाइम एक का 3 घंटे 36 मिनट है, दूसरे का 4 घंटे है, तो आधे घंटे के लिए 1 घंटा मैं वेट करना पसंद करूंगा, और बिल्कुल मैं मतलब AC क्लास में 515 में जाऊंगा, मैं 1100 रुपए में नहीं जाऊंगा। तो ये चीजें मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये डेटा स्टडी करना पड़ेगा और इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और जो डिमांड ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनल कंजम्पशन जो आपका इतना बड़ा है, मतलब आज जियो खड़ा हुआ है उस पिरामिड पे, उस बॉटम ऑफ द पिरामिड पे कि सस्ता डेटा दीजिए। उसने जो डेटा पॉइंटर्स लिए थे, वो जो बिस्किट कंजम्पशन हो रहा था हमारे देश में, ग्लूकोज का, पार्ले जी का, वो डेटा कंजम्पशन पॉइंटर्स लेके इतना बड़ा टेलीकॉम कंपनी हमने खड़ा किया हिंदुस्तान में। तो वो बॉटम ऑफ पिरामिड वाला कंजम्पशन हम खत्म कर रहे हैं। हम डेटा दे रहे हैं थार का, हम डेटा दे रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां कंज्यूम होती है, हम डेटा दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, हम डेटा दे रहे हैं फ्लाइंग पैसेंजर्स का, लेकिन बॉटम ऑफ द पिरामिड उसका कंजम्पशन का डेटा खत्म हो रहा है। और वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वो रोज का रोज कंज्यूम करता है, तब जाके आपकी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी स्ट्रांग हो पाएगी। और ये मौका है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बिजनेसमैन जो कई फोरम पे, बड़े बड़े फोरम पे लगातार मैं देखते आ रहा हूं, कुछ 2011-12 से वो ये बात करें कि आप सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाइए। गवर्नमेंट में रेड टेपिज्म इतना है, ब्यूरोक्रेसी का जो प्रॉब्लम है वो इतना है कि आप सिंगल क्लियरेंस सिस्टम जब तक नहीं लाएंगे तब तक मुझे लगता है इस
मैन्युफैक्चरिंग के सपने को आपको आगे ले जाने में बहुत दिक्कतें आएगी। और जैसे सुधांशु जी ने कहा, दूसरे हमारे जो पैनलिस्ट उन्होंने भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ होल इकोसिस्टम। उसमें आपको पावर चाहिए, पानी चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस चाहिए। इन सब चीजों के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, अगर मान लीजिए वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, इनवर्ट कंजम्पशन का डेटा आपके पास, मैं श्योर हूं कि इतना सटीक नहीं है जितना होना चाहिए। अगर वो आता है तो आप इनवर्ट कंजम्पशन में भी आपका कंट्री इतने फंटास्टिक तरीके से सस्टेन हो जाएगा कि आपको चाइना बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 50 रुपए वाली टी शर्ट खरीदने वाला बंदा भी है और 50,000 वाली टी शर्ट खरीदने वाला बंदा भी है। तो ये देश ऐसा है बिल्कुल। और उसके ऊपर अगर आप मान लीजिए फिर भी आप एक्सपोर्ट ड्रिवन या वर्ल्ड में अगर आपको अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना है, वो करना चाहते, तो सोचिए आज आपका वर्ल्ड ट्रेड में जो हिस्सा है वो 2% है। अगर उसको 4% पे आपको ले जाना है तो आपको किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, उस पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और किस गति से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये कोई 2 या 5 साल या 10 साल की बात नहीं है, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म है। जैसे 2047 की बात कर रहे हैं, एक जमाने में मैं एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट सुनता था कि 2020 गोल्स, आज हम आ गए 2047 पे। हालांकि हम 23 में है तो 25 साल ज्यादा, लेकिन उसको अटेन करने के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक कॉन्क्रीट पॉलिसी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पार्टीज कमिंग इनटू द पावर, कि ये देश की डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट है और इस तरीके से जाएगी, जिसमें आपको एनर्जी सिक्योरिटी को एड्रेस करना होगा, वाटर सिक्योरिटी को एड्रेस करना होगा, नेशनल सिक्योरिटी को एड्रेस करना होगा और फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करना होगा। और मैं मानता हूं जिस तरीके के दुनिया में हालात है, एक बात करके मैं खत्म करूंगा, उसमें भारत के पास अभी बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है कि वो एक सबसे बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग हब बने, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है। बाकी की चीज हमको खड़ी करनी है। अगर वो हम कर जाते हैं तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। और इसके लिए मैंने जैसे कहा, एक आपको एक पॉलिसी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और नेशन बिल्डिंग पॉलिसी। अगर ये होती है तो मुझे लगता है कर पाएंगे। और एग्रीकल्चर का बैक एंड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो करना चाहिए, मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जिसमें पूरे के पूरे 12 महीने हम हर एक फल, सब्जी, धान सब कुछ उगाते हैं, सीरियल्स वगैरह। तो उसको वैल्यू एडिशन करके अगर आप ले जाते हैं तो वो पूरा का पूरा एक वैल्यू चेन मैन्युफैक्चरिंग में इस तरीके से जाएगा कि ऑयल के सामने आप अपना फूड का स्ट्रेंथ लगा के निगोशिएट कर पाएंगे। क्योंकि जब $1 बढ़ता है ऑयल में तो देश के ऊपर 800 करोड़ रुपए का कर्ज और बोझ आता है। तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज तो हम बिल्कुल छाए हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, इसको कैसे प्लग किया जाए, टमाटो में से प्यूरीज कैसे बनाई जाए, जैम्स कैसे बनाए जाए, इन सब चीजों पे वैल्यू एडिशन करके उनको अगर डिहाइड्रेटेड पाउडर बनाना है ऑनियन वगैरह का, तो इसके प्लांट्स, मिल्क और जो डेयरी हस्बेंड्री उसमें मतलब डेयरी प्रोड्यूसेस, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोड्यूसेस, और इन सब के ऊपर फ्रेंडली लेबर लॉस। We are a country, difference between China and India is China is all about order, India is all about law। क्योंकि हमको हम एक जमाने में ब्रिटिश कॉलोनी थे और लॉ आज की तारीख में हिंदुस्तान में है। तो बिल्कुल फ्रेंडली लेबर्स लॉ, कल को नहीं कि किसी पैसे वाले ने पैसा बना लिया, 300 मजदूरों को रखा, 1 साल किया, मुनाफा नहीं दिखाया, कंपनी बंद कर दी और 300 लोगों को निकाल दिया और उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती। अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। तो मुझे लगता है ये सब इकोसिस्टम आप करेंगे तो बिल्कुल आप बढ़ेंगे। बाकी फिलहाल जो लोग आ रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, वो एक अनाउंसमेंट को लेके आते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि जब फाइन प्रिंट स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ है नहीं। एक लास्ट बात, एशिया वन पे एक ओपिनियन पीस का लाया है माइक्रोन को लेके, वो पढ़ने लायक पीस है, मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा डिस्कशन के बाद। उसमें लिखा गया है कि 70% भारतीय सरकार निवेश करने वाली है, भारत निवेश करने वाला है, और 30% माइक्रोन निवेश करने वाला है, और मालिक की माइक्रोन की रहेगी, और वो पैकेजिंग और असेंबली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं होगा वो प्लान। तो बिल्कुल ऐसी मतलब चीप लेबर मिलने की वजह से ऐसी फैसिलिटीज नहीं चाहिए। अगर आपको बनना है चीप डिप्लोमेसी में, मतलब उस लेवल की मसल बनानी है, तो आपको एक पूरा का पूरा 100% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना पड़ेगा। वो हम नहीं बन पा रहे। ठीक ठीक है। मैं अजय जी, मैं आपके पास जल्दी से, क्योंकि डेटा आप ही समझा सकते हैं। ये हम सब लोगों ने, ये सब लोग अपने मतलब मैन्युफैक्चरिंग से कहीं ना कहीं सुधांशु जुड़े रहे हैं, सिद्धू जी की जिम्मेदारी इतने लोगों की है। मैं थोड़ा एक जल्दी से आपसे एक चीज पूछ लूं
कि वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात कर रहे थे बयानी जी, जीएसटी सबसे ज्यादा वो देते हैं, लेकिन वो जो वापस आता है तो वो एक हमें ऐसा लगता है कि उस वर्ग विशेष के लिए नहीं आ पाता है। दूसरा, हमारा जीएसटी, अब बार बार सरकार कहती है कि ऑल टाइम हाई, देखिए कितना ज्यादा हमारे यहाँ बढ़िया उद्योग चल रहा है। ये जो डेटा से आप इसको कैसे, हाउ टू रीड दोस डेटा, और डेटा अभी अवेलेबल है कि नहीं है जिससे आप ये बता सकें, एक जनरल ओवरव्यू अजय। हाँ ठीक। आनंद, जीएसटी का लास्ट ईयर कलेक्शन करीब 13 लाख करोड़ के आसपास था, जो स्प्लिट हो गया था स्टेट और सेंटर के बीच में। तो ये बढ़ता जा रहा है हर महीने। तुम्हारा माइक इधर उधर, माइक को थोड़ा ऊपर कर लो, माइक को, वो नीचे हो गया। हाँ, तो ये जीएसटी स्प्लिट हो गया सेंटर और स्टेट के बीच में, ये महीने के महीने बढ़ता जा रहा है। इसमें एक तो आप ये भी जान लेना कि इसमें इन्फ्लेशन भी होता है। तो जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन होगा, कीमतें बढ़ेंगी, तो एज अ परसेंटेज ऑफ दैट जीएसटी बढ़ता जाएगा। तो 5-6% तो इन्फ्लेशन ही चल रहा है, तो ये तो बढ़ना भी चाहिए जीएसटी। और प्रोलिफरेशन भी है, नए नए अगर आपके नए ट्रेडर्स आ रहे हैं तो ये बढ़ेगा, बट रियल वैल्यू का ये डेटा अभी तक नहीं आया कि रियल टर्म्स में ये कितना बढ़ रहा है। अच्छा, कमिंग टू दैट क्वेश्चन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, मेरा एक बड़ा सिंपल सा एक्सपीरियंस है कि हमारे देश में कोई भी बिजनेसमैन को सरकार एक चोर की तरह देखती है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप चोर ही हैं। तो सारे लॉज जितने भी हैं वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए नहीं लगे हैं, वो पकड़ने के लिए लगे हैं। मतलब आप जानते होंगे कि अगर आज आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो करीब करीब 2000 कंप्लायंसेस हैं जो हमारे देश में है। 1987 कंप्लायंसेस हैं इस वक्त। उसमें जीएसटी की है, फैक्ट्रीज एक्ट है, सेबी की है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, और तरह तरह की हैं। तो कोई भी इंस्पेक्टर किसी दिन आपके यहाँ आके बैठ के कहेगा ये दिखा दो, और पकड़ना बहुत इजी है। एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, मेरे एक दोस्त हैं या मित्र हैं, उनकी 30 साल से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कभी भी उनके ऊपर कोई केस नहीं, और वो पूरा एरिया में लोग जानते हैं कि ये लोग बड़े क्लीन हैं। फिर भी वो इंस्पेक्टर्स एनुअल विजिट जरूर करते हैं और आके मुस्कुरा के बैठ जाएंगे, जी आपके यहाँ तो सब कुछ क्लीन ही होता है। मतलब फिर भी आएंगे वो, एंड स्टिल दे विल एक्सपेक्ट कि आप उनको कुछ जी उजरी तो कर ही दीजिए। तो एक तो हमारे यहाँ पे ये कंप्लायंस का रेगुलेटरी जो लॉज हैं ये बहुत आर्किक हैं। अगर आपको याद होगा, लिस्ट आप बता रहे थे जो कंपनी छोड़ के गई हैं, फोर्ड, जनरल मोटर्स, हार्ली डेविडसन, कैन एनर्जी, हचिसन, डोकोमो, ये सारे लोग गए थे। पता नहीं आपने उसका एग्जिट देखा था अगर जनरल मोटर्स का, वो केवल इसलिए गए थे कि इंडिया में कंप्लायंस लॉज बहुत ज़्यादा हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है और हम इससे डील नहीं कर सकते, और यही वजह से वो लोग यहाँ से चले गए थे। जब तक आपके ये लॉज एज अ पार्ट ऑफ अ बजटरी फ्रेम के बजट के टाइम में आप डिसाइड करेंगे कि क्या चेंजेस रहेंगे, तब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल सकता है। अगर आप सर्विसेज देखें, सर्विसेज में हमने 1980s में शुरू किया था, और उस समय कंप्यूटर महंगे थे, लेकिन रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव नहीं था ये सर्विसेज सेक्टर। तो आप उसमें मैन पावर आपने लगा दी, ट्रेनिंग दे दी, और लकीली उस समय Y2K वो 2000 का वो चेंज आया जिसमें बहुत मैन पावर चाहिए थी कंप्यूटर प्रोग्राम्स बदलने के लिए। तो वहां से हम लोग टेक ऑफ कर गए आईटी की सर्विसेज में, जो आप आज $250 बिलियन आप उस पर कमा रहे हो। तो 40 साल लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में जो मोदी जी ने अनाउंस भी कर दिया है मेक इन इंडिया, ये 5-6-7 साल में इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये कैपिटल इंटेंसिव है, एनवायरनमेंट हमारा अनफ्रेंडली है हिंदुस्तान में, और जो लगाता है फैक्ट्री
वो शायद एक टाइम तो रो देता है कि मैं इसमें क्यों घुसा था, मैं अगर ये पैसा बैंक में डाल देता तो मेरे को 10% इंटरेस्ट मिल जाना था। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम है। सिद्धू साहब ने लेबर लॉज की बात बताई, तरह तरह के इश्यूज हैं। हम चाइना से नहीं compete कर सकते हैं। और जहां तक आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में आप मैन पावर देखो तो पिछले 7-8 साल में मैन्युफैक्चरिंग में मैन पावर गिरती जा रही, कंसिस्टेंटली कम होती जा रही है, और ये जा रही है एग्रीकल्चर में। तो ये मतलब ये एक ट्रेंड सा हो गया है कि लोग ये वाली मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रहा, नौकरियां हैं नहीं, तो चलो खेती बाड़ी में ही शुरू कर लेते हैं, अपने गांव वापस चले गए हैं। तो वो जो लोग हैं, वो जो तबका है, सबसे गरीब लोग हैं, वो इस सारी पॉलिसी से बहुत बुरी तरह फिलहाल अफेक्टेड हैं इस वक्त। और अन्य नौकरियां भी अगर आप देखें तो 40 करोड़ है हमारे यहाँ पे जो जॉब करते हैं। ये 40 करोड़ की फिगर 2012-13 से आज भी 40 करोड़ ही है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट फिगर चेंज नहीं हुआ है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये मैन्युफैक्चरिंग में भी है, सर्विसेज में भी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका डेटा बता दी। जी जी सुधांशु, एक चीज थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपसे इसलिए पूछ लूं कि मेरे उस पर बहुत से लोग पूछते रहते हैं, और यू आर एट द बेस्ट, आप आज रिटायर हो चुके हैं। क्योंकि एक दिक्कत क्या है इस देश हमारे यहाँ कि एक 75 साल के व्यक्ति भी उनको कहते हैं नहीं यार इस पे नहीं बुलवाओ मुझसे। अरे भाई, अगर आपको सही लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई किसी के मुंह में शब्द डाले या गलत, लेकिन अगर आपको अपने विवेक से सही या गलत लगता है तो उसको एक 75-80 साल की उम्र में अब कहां के गवर्नर बनने का इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नर के पद तो 28 गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर 8, तो इसके बाद तो कहां का इंतजार है भाई, वो सारे लोगों को नहीं, इसमें नहीं मैं किसका नाम लूं और किसका नाम ना लूं। एक मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप पहले भी एक बार आप जब जैसे मैं बहुत एक व्यक्ति का उनकी कार्य पद्धति का वो रहा एज अ रेलवे मंत्री, मैं ये प्रश्न पहले भी पूछा हूं। लालू यादव के बारे में लोग, उनको एक जनरल इंप्रेशन है, जोकर थे, मस्ती करते थे, बहुत घूस लेते थे, लैंड फॉर वो अभी जो स्कैम सीबीआई उस पर वो कर रही है कि उन्होंने वो नौकरी लेने के लिए जमीन लिखवा लेते थे। लेकिन रेलवे पर से उस समय आप लोग नौकरी करते थे, आप लोग दो चीजों की हरदम हर रेलवे मैन कहता है कि नहीं, जो रेलवे मैन है, कि एक उन्होंने जो मालगाड़ी थी, जो उसके जो वैगन थे, उसमें जो उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी काम किया, और दूसरा जो 3 टियर एसी में उन्होंने एक नया लगाया, हालांकि वो चला नहीं बाद में। इसमें दोनों पे जरा मैं और गरीब रथ की बात, एक बहुत क्विक टिप्पणी सुधांशु आपसे लालू जी के बारे में। जी उनके जोकर और जोकर वो उसके बारे में नहीं, हार्डकोर रेल मंत्री। वो देखिए, वहीं दिक्कत ये है कि लालू साहब की एक तो जोकर वाली और एक करप्शन वाली इमेज है, इसलिए जो रेलवे में वो काम करते हैं, अगर वो आप बताएं तो लोग आपके ही पीछे पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पे मैं बहुत गाली खा चुका हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बतानी है। वो लालू प्रसाद यादव जब मंत्री बने, शायद उनको ये रहा होगा कि वो प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो एक बहुत काबिल एक IAS ऑफिसर सुधीर कुमार था, उन साहब थे, उनको लाया, वो लाए, वो समझ गए थे कि रेलवे की जो ब्यूरोक्रेसी है ये कुछ करने नहीं देगी, तो वो उसको ले आए। और पहला काम उन्होंने जो, ये सिंपल काम है, देखिए कि वैगन आपकी 60 टन लोड ले जाने के क्लियर्ड है, 60 टन का आपको रेवेन्यू मिल रहा है, आप ले जा रहे हैं 70 टन, तो जो लोड कर रहा है और बाकी जो लोग भी हैं उस सर्किट में, रेलवे के कर्मचारी भी उसका फायदा उठा रहे हैं, रेलवे को नहीं मिल रहा वो। और टेक्निकली अगर आप पूछिए तो वैगन वाला, ट्रैक वाला बोले नहीं साहब 70 टन तो चल ही नहीं सकता, ट्रैक डैमेज हो जाएगा, वैगन डैमेज हो जाएगा। तो उन्होंने ये स्टडी करके धीरे धीरे कहा कि जब चला ही रहे हो तो फिर 70 टन चलेगा। उन्होंने वो 70 टन को ऑफिशियल कर दिया, 70 टन का रेवेन्यू आने लगा, और ट्रैक और वैगन में जो कुछ डैमेज थोड़ा बहुत होना था वो माइनर इशू है मेरे ख्याल से। तो ये इतना ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने बढ़ा दिया कि उनको पैसेंजर ट्रेन का किराया बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी सारे रेल मंत्रियों ने कोशिश की उनको कॉपी करने की कि पैसेंजर का ट्रेन का किराया ना बढ़ाएं, ठीक बात,
लेकिन मालगाड़ी का से रेवेन्यू बढ़ा पाए वो नहीं कर पाए। तो ये तो उनका एक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था और इसको नकारने का कोई मतलब नहीं है। उनका जो भी और स्टेट गवर्नमेंट में इशू रहे हो, जो भी जो कर रहे हो, करप्ट रहे हो, लेकिन रेलवे के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और 3 टियर वाला इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, वो परहैप्स इट वाज इल एडवाइज्ड बट इट वाज अ माइनर इशू। वो उससे उसकी कोई बात नहीं थी इतनी। गरीब रथ तो एक शुरुआत थी ना, गरीब रथ फॉर द फर्स्ट टाइम। इस गरीब रथ उन्होंने नाम रखा उसका, आज इसको वंदे साधारण बोल रहे हैं। ये सब नॉमेनक्लेचर की बात है, लेकिन उनके माइंड में पहली बार आया कि एक कॉमन आदमी भी क्यों नहीं ऐसी 3 टियर में ट्रेवल कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो बात मैंने बोली कि कॉमन आदमी के ट्रेवल पे ध्यान दीजिए, उसकी शुरुआत उन्होंने की थी, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए हम लोग। बस वो कुछ जितनी चंद गरीब रथ चलती है वहीं तक सिमट के रह गया वो। जी जी सुधांशु, मैं सिद्धू साहब, समय बिल्कुल खत्म हो गया, लास्ट बहुत कम उसमें एक चीज आपसे पूछनी है। देश की विषमता और इस इनइक्वालिटी को बहुत से लोग कहते हैं, क्या ये भी एक कारण है कि चंद हाथों में ही पैसा है, चंद हाथों में सारे व्यापार जा रहे हैं और जो बाकी लोग हैं, एक हमारे दर्शक कह रहे हैं कि 42 करोड़ लोगों ने काम ढूंढना ही छोड़ दिया है। अब वो उन्होंने छोड़ दिया कि अब काम मिलेगा। सिद्धू साहब। नहीं, उसमें जो आप कह रहे हैं जी, वो मैं तो नहीं कह रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री रोज टीवी पे बोलते हैं कि 82 करोड़ को हम 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल। तो इससे ज्यादा प्रूफ तो हमारे पास कहीं से ला नहीं सकते हैं कि अगर हमारे देश का 82 करोड़ के पास काम ही नहीं है और उनसे वोट लेने के लिए जब इलेक्शन आए तो 10 किलो कर दो उसको, यूपी का चुनाव जीत लो, काम करो या ना करो, रोजगार बनाओ या ना बनाओ, लोगों के हाथ में, देश को डेवलप करने की बात आए ना आए। आपका जो आज का सब्जेक्ट है ना जी, मेक इन इंडिया, ये बेवकूफ बनाने वाला चाहिए, दुनिया बेवकूफ बनती है। मेड इन से मेक इन कर दिया इन्होंने। मैंने लास्ट टाइम भी आपके चैनल पे कहा था कि अगर आप महारत्ना बीएचईएल झांसी, जो हमारा बीएचईएल का प्लांट है, उसको भारतीय रेलवे 300 लोकोमोटिव बनाने का ऑर्डर देती थी हर साल। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास इंजीनियर है, उनके पास टेक्नीशियन है, और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल टेंडर करके महारत्ना को 300 लोकोमोटिव बनाने का ठेका बंद कर दिया। उनका सारा इंजीनियर बेकार हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा लगा वो बेकार हो गया, पब्लिक का पैसा, और टेक्नीशियन सारे बेकार हो गए। और इन्होंने ग्लोबल देने की वजह से वो अब महारत्ना इंडिया का कावासाकी के पीछे बार्गेन कर रहा है जी, हमारे को 30 लोकोमोटिव बनाने का ठेका दे दो, क्योंकि ग्लोबल टेंडर में तो जी अमेरिका वाला ले जाएगा या जापान ले जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का ताना माना देश का बना हुआ है। तो जो ये आपका सब्जेक्ट है ना जी, ये इसमें मेक इन इंडिया हो रहा है। पहले हमारे पास मेड इन इंडिया होता था, अभी ये विदेशी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके पैसा कमाने की वजह से फिर घुमा फिरा कर बनेगा हमारे यहाँ पर ही, परंतु उसको मेक इन इंडिया कहा जाएगा। तो ये देश को बेवकूफ बनाने की बात है। और देश के अंदर कुछ चंद आदमी, आप जो कह रहे हैं वो ओपन है, सबके सामने है कि 1% आदमी के पास जो है देश का वेल्थ का जो 40% उनके पास चला गया है ड्यूरिंग 8-9 साल में ही। और लोग बाग कहाँ पर थे, कहाँ पहुंच गए हैं इस 8-9 साल में, ये तो जग जाहिर है ना जी। इसके ऊपर तो आपने पहले ही कहा कि अगर ज्यादा कोई ओपनली बहस करेगा तो उसको कहेंगे कि ये तो देशद्रोही है, ये पाकिस्तान से मिला है, ये चाइना से मिला है, और उसके ऊपर ईडी सीबीआई चली जाएगी। परंतु हमारे जैसे बहुत ट्रेड यूनियन लीडर हैं जिनके पास जैसे वर्कर है वैसे हम रहते हैं, ना हमारे पास ईडी आ सकती है ना सीबीआई आ सकती है। तो लिहाजा जो सच्चाई है उसको देश जान भी रहा है, परंतु जो देश के हालात हैं वो आप फिर कभी दूसरे सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। परंतु जो इनइक्वालिटी हमारे देश में बढ़ी है, ये आज से पहले इतनी इनइक्वालिटी हमने देखी नहीं थी। गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। उसको गवर्नमेंट की सारी प्रोटेक्शन है अमीर आदमी को, गरीब को ना रोजगार देने की बात है। कोविड के बाद हमारे देश में जो अजय जी ने बोला है 40 करोड़ लोग बागों की इनफॉर्मल सेक्टर में काम चले गए थे, और आज तक भी मैं समझता हूं कि 20 करोड़ को काम मिला ही नहीं है। जिन्होंने फैक्ट्रियां शुरू की हैं वो 40% वर्कफोर्स से काम शुरू कर रहे हैं और सैलरी उनकी 50% पर बार्गेन कर रहे हैं, 100% सैलरी भी रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। तो अगर देश का जो निर्माणकर्ता जिसको बोलते हैं कि जिसके निर्माणकर्ता के मेहनत और खून और पसीने से देश का निर्माण होता है, अगर उसके साथ छल कपट होगा, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कॉम्प्रोमाइज करेगी, तो इस देश का निर्माण अमृत काल से कैसे हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे, एक बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर फिर कभी आप मौका देंगे तो हम इस पर पूरी डिटेल में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरे हिमांशु जी और सुधांशु, हिमांशु जी आप बोलिए कंक्लूड। एक चीज सिद्धू साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया। आज की तारीख में आप सिडनी हार्बर के नीचे से चला जाए, टाटा स्टील की मेड इन इंडिया की प्लेट्स आपको वहां पे दिखती मिलेगी। तो उस जमाने में जब सिडनी हार्बर ब्रिज था, तब टाटा स्टील ने ऐसी डिजाइन करके वो स्टील प्लेट्स वहां पे भेजी थी। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे सब जगह पे। और एक बात और उन्होंने कही कि आज 1% के हाथ में वेल्थ चली गई, बाकी के लोगों के हाथ में नहीं है। अब सोचिए क्या हो रहा है, रशियन ऑयल से 2 रिफाइनरीज गुजरात की बेनिफिट करती है। एक कंपनी गतिक शिप मैनेजमेंट करके कंपनी है, 54 टैंकर्स लेके आती है। उसका कहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे कोई उल्लेख नहीं है, कोई डेटा नहीं। तो 54 जहाज कहां से लाए, कैसे तेल लाए, मतलब ये तो पूरा का पूरा मामला कैसा हुआ सोचिए आप। तो ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल चाहिए जब आपको एक मतलब कंट्री को एक दिशा में इकोनॉमिकली एक सुपर पावर बनाना है। जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तब तक आप एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहे, भले आपने नोटबंदी कर ली। जी, सुधांशु आप कुछ कह रहे हैं? आनंद, बस एक मिनट, मुझे सिद्धू साहब से एक सवाल है, और वो ये कि देखिए, सरकार बार बार अनाउंस करती है कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं रेलवे का, इसका मतलब कुछ कर रहे हैं, और वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है। वो गलत सही है, वो अलग डिबेट करूंगा, मैं बहुत प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये ट्रेन का मैन्युफैक्चर प्राइवेटाइजेशन आपके सामने हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवार्ड कर दिए, पर मैं ट्रेड यूनियन की तरफ से कोई ऑपोजिशन देख नहीं रहा हूँ, ऐसा क्यों? नहीं सुधांशु जी, मतलब कि अभी देश के अंदर जिस तरीके का सरकार ने वातावरण क्रिएट किया हुआ है, और ट्रेड यूनियन लीडर भी ह्यूमन बीइंग है, और जैसे वो सामने देख रहे हैं कि जो ईडी और सीबीआई लोगों के घरों में जा रही है, तो ऐसे कुछ चंद लीडर हैं जो ईडी और सीबीआई से डरते हैं, तो इस वजह से हो सकता है वो ना उठा रहे हो। परंतु हिंद मजदूर सभा का मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते से देश का 16 जोन हमारे साथ एफिलिएट है, मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म छूटा नहीं है जहां पर मैं इस बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप क्योंकि रेलवे के उच्च अधिकारी रिटायर हुए हैं, चित्तरंजन लोकोमोटिव मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, मैं चित्तरंजन आता जाता हूँ, वहां की यूनियन को हैंडल करता हूँ, वो 1000 लोकोमोटिव बना सकता है। परंतु अगर आप अपने डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए बंदिश लगा देंगे कि आप 250 लोकोमोटिव से ज्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे को विदेश में अपनी जो कमिटमेंट है वो पूरी करनी है, तो फिर मेड इन इंडिया नहीं होगा, मेक इन इंडिया तो होगा ही होगा। जो प्राइवेटाइजेशन है उसके बहुत कमियां हैं, मैं उसके बारे में डिबेट कर सकता हूं कभी। आनंद जी, आप कभी फिर प्रोग्राम रखेंगे तो जरूर सुधांशु जी को बुलाइए, उसके बारे में भी हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं, और ये जो आपने कॉर्पोरेट अफेयर्स का कहा ना, ईश्वर जब देता है तो पता नहीं लगता है कहां से दिया, तो गति को कहीं ना ईश्वर ने बताया होगा कि भाई आ गया, तो बताने की जरूरत नहीं, ईश्वर का देश है हम लोगों का, इसलिए भगवान ने दे दिया, ये मान के चलिए कि भगवान। नहीं, बट 54 कंपनीज एक कंपनी प्रोक्योर करते चलती है और उसका कोई डेटा नहीं है। आज मतलब 34% ऑयल रशिया का हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, इंपोर्ट करने लगे हैं, सॉरी 1% जो था। तो आप सोचिए किस लेवल का पैसा रेयर करके एक एजेंसी है स्वीडन की, उसने कहा कि उसने हम 5 कंट्रीज को लॉड्रोमेट बनाया है सर इस मुद्दे को लेके। जी, तो ये मामला है जी। थैंक यू सो मच, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।